Your palace in the sky. Welcome on board Air India. Amazing is a carrier that was so visionary. His removal from Air India was quite devastating for him. कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी देना भी संभव नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। It's official now. The Maharaja is going to be going to Tata. An aviation deal for the record books in history. The airline, meanwhile, in a tweet has called the deal a brand new chapter in its history. आखिर एयर इंडिया 70 साल बाद अपने घर लौट ही आया और इन 70 सालों में एयर इंडिया ने जेआरडी टाटा के कमान में ऊंचाइयों को छुआ और फिर उसके बाद गहरे खाई में भी घुसी। नौबत तो यहां तक आ गई थी कि एयरलाइन को बंद करने की बात हो रही थी। लेकिन एक एयरलाइन जिसे एक टाइम पे वर्ल्ड क्लास कहा जाता था, वर्ल्ड बीटर कहा जाता था, जो एक सोने की मुर्गी थी, भारत का एक प्रतीक थी, वो सडनली देश की सबसे बड़ी लायबिलिटी कैसे बन गई? इतनी बड़ी लायबिलिटी कि 2010 टू 2021 करीबन 10 साल का आप टाइम ले लीजिए, उसमें सरकार ने 1,57,000 करोड़ इस एयरलाइन में झोंक दिए। और एयर इंडिया की कहानी कहीं ना कहीं इसीलिए हमारे देश की कहानी और हमारे सरकार की कहानी भी बयां करता है। सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी नाक कहां घुसानी चाहिए और कहां नहीं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि मौसम थोड़ा बिगड़ने वाला है। और हां, वो सब्सक्राइब बटन जो दिया हुआ है उसे दाब दे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जेआरडी टाटा, जिनको लोग प्यार से जय भी कहते थे, उनको बचपन से ही प्लेन से बहुत प्यार था। फ्रांस में अपनी छुट्टियों के दौरान जब दूसरे बच्चे चिड़िया उड़ खेल रहे थे, उस समय जय अपने हीरो लुई ब्लेरियो के चीफ पायलट एडोल्फ पेगॉड को बीच पर प्लेन उड़ाते देखते थे और उनसे सीखने की कोशिश करते थे। बाय द वे, ब्लेरियो ये वही इंसान है जिसने पहली बार इंग्लिश चैनल को एयरप्लेन से क्रॉस किया था, पहली बार इन 1909। ये बचपन का प्यार 15 साल की उम्र तक आते आते सर पर जुनून बन गया और जेआरडी टाटा ने डिसाइड किया कि उन्हें एक पायलट बनना है। उस टाइम पे उन्हें क्या पता था कि उनका ये प्यार सिर्फ उनके लाइफ की ट्रेजेक्टरी नहीं बदल देगा, पूरे एक देश की ट्रेजेक्टरी को आगे बढ़ाने वाला था। जेआरडी टाटा के इस प्यार को पंख मिला जब 24 साल की उम्र में बॉम्बे में पहला फ्लाइंग क्लब खुला। बहुत लोगों ने इस क्लब में रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन जेआरडी पहले इंसान बने जिन्हें ये फ्लाइंग टेस्ट उन्होंने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया 10 फरवरी 1929 को, और उन्हें मिला कमर्शियल एविएटर सर्टिफिकेट, जिसका टैग था बाय द वे नंबर 1 टैग पाते ही जेआरडी ने डिसाइड कर लिया था कि उनको अपने देश इंडिया को भी एविएशन सेक्टर में नंबर 1 बनाना है। इस उड़ान में उन्होंने अपना पहला कदम रखा 15 अक्टूबर 1932 को कराची से मुंबई तक पहला फ्लाइट उड़ाकर एक पस्मौथ प्लेन में। किसी ने उस टाइम सोचा भी नहीं था कि जेआरडी टाटा की यह उड़ान दुनिया को आगे जाकर एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन कंपनी देने वाली है, जिसको उसके ग्रैंडनेस, उसकी हॉस्पिटैलिटी, उसके महाराजा टैग के लिए जाना जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे सिंगापुर एयरलाइंस और कैथे पैसिफिक भी इससे प्रेरणा लेंगे, एयर इंडिया से इंस्पिरेशन लेंगे कि एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन कैसे बनाते हैं। टाटा एयर सर्विसेज का ऑफिशियल जन्म हुआ 1932 में। अपनी शुरुआती सालों में टाटा एयर सर्विसेज इंपीरियल एयरवेज के कुछ रूट्स में सिर्फ मेल ट्रांसफर किया करती थी, जी हां, डाक चिट्ठी, दिन दोगुनी रात चौगुनी के रेट पर। लेकिन टाटा एयर सर्विसेज ने अपनी सर्विसेज बढ़ाई, खूब सारा काम किया और जल्दी ही नए डेस्टिनेशंस ऐड करते गए। मेल्स के साथ साथ फिर वो पैसेंजर्स को भी फ्लाई करने लगे। अपनी बेहतरीन सर्विसेज, एफिशिएंसी और ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने टाटा एयर सर्विसेज को उनके पहले ही साल में खूब सराहा। उनके अच्छे काम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंपीरियल एयरवेज ने 1933 में अपनी एक टीम भेजी टाटा के सीक्रेट मास्टर प्लान को समझने के लिए कि इतना अच्छा एयरलाइन कैसे चलाते हैं। करीबन एक दशक तक टाटा एयरलाइन स्पेस में अपना वर्चस्व बढ़ाता रहा। अगला बड़ा चेंज आया 1938 में, जब उसका नाम बदलकर हो गया टाटा एयरलाइंस। अब आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि यह सरकारी स्कीम था, सिर्फ नाम बदल करने आ गया, मार्केटिंग स्कीम था, ऐसा नहीं था। इसकी वजह थी क्योंकि अब यह एयरलाइन इंटरनेशनल उड़ान भरने लगा। कोलंबो, बर्मा, बहुत सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस टाटा के पोर्टफोलियो में ऐड होते गए और 1937 तक प्रॉफिट्स भी 10 गुना बढ़ गए। 6 लाख रुपए उस टाइम के। सोचिए 1933 में जहां 60,000 रुपीस कमाया था, वही 1937 में 6 लाख रुपए।
फिर वर्ल्ड वॉर 2 आने के वजह से एयरलाइन को झटका जरूर लगा, सभी एयरलाइंस को उस समय झटका लगा, कमर्शियल फ्लाइट्स को बंद करना पड़ा। और युद्ध के बाद लेकिन कंपनी फिर से वापस उसने उड़ान भरी और 1946 में माने आजादी से पहले टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन चुकी थी। एयर इंडिया के लंबे इतिहास में सबसे बड़ा झटका जेआरडी टाटा और टाटा एयरलाइंस को तब लगा जब 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने सारे एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया और उसके बदले दो कॉर्पोरेशन बना दिए, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन और दूसरा इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। मैंने मतलब टिपिकल बाबू वाला काम कर दिया, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को सबसे पहले तो डिवाइड कर दिया। जेआरडी टाटा एयरलाइन के नेशनलाइजेशन के सख्त खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि सरकार जो चीज को जिसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है उसमें उसे घुसना नहीं चाहिए। उनको डर था कि नेशनलाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी के चलते लेथार्जी बढ़ेगी, स्टाफ मोराल डाउन हो जाएगा और उसका रिजल्ट होगा कि पैसेंजर्स कम होने लगेंगे। आज 70 साल बाद जेआरडी टाटा की बात 100% सच निकली है, जब इतना कुछ करने के बाद एयर इंडिया को वापस प्राइवेटाइज कर दिया गया। जेआरडी ने उस समय भी उन्होंने सरकार के सामने प्रोटेस्ट किया, अपनी आवाज दर्ज करने की कोशिश की, यहां तक कि नेहरू को जाकर एक सिफारिश की कि आप ऐसा मत करिए। लेकिन जब भी वो नेहरू के सामने ये टॉपिक रेस करते, नेहरू अपना सर ही फिरा लेते थे, जैसे कोई रूठी सी गर्लफ्रेंड हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत कहिए कि मैं नेहरू की गलती कह रहा हूं, ये जेआरडी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि नेहरू का ऐसा बर्ताव था, तो कह सकते हैं कि नेहरू की गलती। When I started, we sat fairly near each other, and there was a window not too far. The moment I began something like that, he turned around and looked out of the window, and I got the message. खैर, सरकार और नेहरू को भी यह पता था कि जेआरडी को इन्वॉल्व किए बिना एयरलाइन चलने वाली तो है नहीं, इसीलिए उनको एक ऑनरेबल एक एग्जिट देने की कोशिश किया गया। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का चेयरमैनशिप जेआरडी टाटा को दिया गया। माने आप चलाइए, एयरलाइन आपका नहीं है लेकिन चला सकते हैं आप। अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस इंसिडेंट को मेंशन करते हुए जेआरडी ने कुछ ऐसा लिखा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े देशभक्त थे और टाटा की लेगेसी क्या मायने रखती है इस देश में। उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा कि मैं इस नतीजे तक पहुंचा कि मैं इस देश के प्रति, अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उससे भाग नहीं सकता हूं। मुझे इस बात की चिंता हमेशा खाई जाती है कि नेशनलाइजेशन के चलते कहीं एयर इंडिया के जो हाई स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं कहीं वो गिर ना जाए। तो ये स्टैंडर्ड्स गिर ना जाए, इसी को इंश्योर करने के लिए जेआरडी ने कहा कोई बात नहीं, आपने मुझसे एयरलाइन छीन ली, मैं तब भी इसे चलाऊंगा। नेशनलाइजेशन होने के बावजूद जब तक जेआरडी थे, एयर इंडिया ने नई ऊंचाइयों को छुआ, नए लेटेस्ट जेट्स खरीदे गए, नए डेस्टिनेशंस जैसे रोम, पेरिस, लंदन, ईस्ट एशिया, सिंगापुर, टोक्यो, बैंकॉक रूट्स ऐड किए गए। जून 1962 में एयर इंडिया दुनिया का पहला एयरलाइन बना जिसके सारे एयरक्राफ्ट्स जेट इंजन पावर्ड थे। आज सोचिए, एयर इंडिया को बुढ़ाती प्लेन्स के लिए जाना जाता है, लेकिन एक समय उसकी फ्लीट दुनिया में लेटेस्ट थी। पूरे विश्व में एयर इंडिया अपने वर्ल्ड क्लास मेन्यू के लिए जाना जाता था, जिसे ताज होटल्स के शेफ्स प्रिपेयर करते थे। हार्ट वार्मिंग हॉस्पिटैलिटी, स्टनिंग एयर हॉस्टेसेस, फेमस पेंटिंग्स जो इंडिया के कल्चर को दर्शाती थी। एयर इंडिया एक जाना पहचाना नाम बन गया, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। एक इंडिया का वो प्रतीक बन गया था। पूरी दुनिया एयर इंडिया के फ्लाइट से इतना इंप्रेस थी कि एयरलाइंस को महाराजा की उपाधि मिली। एयर इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाने में जेआरडी का बहुत बड़ा रोल था, ये एविडेंट है। अपने बच्चे की तरह उसे एक पाला पोसा बड़ा किया। कई बार खुद को एज अ पायलट या कभी अपने आप को एज अ पैसेंजर बोलकर वो ट्रैवल करते थे कि देखें तो कहीं क्वालिटी नीचे तो नहीं हो रही है। कई इंस्टेंसेस तो ऐसे भी हैं जहां एयरलाइन में गंदगी देख वो खुद ही सफाई करने लगते थे। ओहो, स्वच्छ एयर इंडिया। यहां तक तो एयर इंडिया नई ऊंचाइयां छू रहा था, लेकिन फिर 1978 में एक हादसा होता है। एयर इंडिया का एक फ्लाइट बॉम्बे सी कोस्ट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और क्रू और पैसेंजर्स को मिला के 213 लोगों की जानें जाती हैं। यह उस टाइम का सबसे बड़ा एयर डिजास्टर था। ऑल्दो जांच में यह पता चला कि गलती पायलट की थी ड्यू टू अ टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन वो उस टाइम की बात हम कर रहे हैं जब बड़े बड़े हादसे होने के बाद किसी सिक्योरिटी गार्ड या किसी ड्राइवर को सामने नहीं खड़ा किया जाता था। जब गाज गिरती थी तो टॉप मैनेजमेंट पर गिरती थी। इस हादसे के एक महीने बाद उस टाइम के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया के चेयरमैनशिप और इंडियन एयरलाइंस के डायरेक्टरशिप से बर्खास्त कर दिया। अब देखिए, जेआरडी और इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता रहा है।
नेता टाइप लोग उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे और उनके बिना भी काम नहीं चलता था। जेआरडी के बारे में कभी डिटेल में कभी और बात होगी, शायद एक और एपिसोड कभी बनाएंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हैं। लेकिन अगर उनकी दिलचस्प जिंदगी के बारे में आपको जानना है तो कुकू एफएम पर उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। कुकू एफएम पर फॉर एग्जांपल मैं भी वॉकिंग करते हुए या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हुए मैं बुक्स सुन लेता हूं, ऑडियो बुक्स के माध्यम से। आप भी ढेरों फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कुकू एफएम पर। 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स आप एक्सेस कर सकते हैं कुकू एफएम पर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब 2.3 मिलियन एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं और यहां हिंदी इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपको बुक्स मिल सकती हैं, बायोग्राफीज मिल सकती हैं। तो चाहे जेआरडी टाटा की बात हो या और भी बहुत सारे बुक्स आपको यहां मिल जाएंगे। कुकू एफएम का फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ पे मिल सकता है अगर आप नीचे दिए गए कूपन कोड DB50 का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स बेसिकली हिंदी में बोले तो 49 रुपीज में 10,000 से ज्यादा ऑडियो टाइटल्स फॉर 1 मंथ आपके सीधा डिस्काउंट पे आपको मिल सकता है। कुकू एफएम का लिंक और कूपन कोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई एम श्योर दैट आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। कुकू एफएम उन लोगों को खास पसंद आता है जो सोशल मीडिया पर ओपिनियन ही नहीं, रियल लाइफ में अपना नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए नॉलेज पर वापस चलते हैं, क्योंकि एयर इंडिया का अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव। जेआरडी टाटा जिन्होंने अभी तक 1 रुपए की सैलरी तक नहीं ली थी, जब उन्हें इस तरीके से निकाल दिया जाता है उसके बाद एम्प्लॉइज का जो मोराल होता है वो भी डाउन हो जाता है। एयरलाइंस के एमडी रिजाइन कर देते हैं, केबिन क्रू और ऑफिसर्स एसोसिएशन प्रोटेस्ट चलाते हैं देश भर में, और इवन फॉरेन मीडिया ये जो डिसीजन था उसके खिलाफ लिखती है। लंदन डेली टेलीग्राफ ये लिखती है 27 फरवरी 1978 में कि अनपेड एयर इंडिया चीफ इज सैक्ड बाय मोरारजी देसाई। एयर इंडिया जेआरडी के लिए कितनी अहमियत रखता था उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब एक डिनर पार्टी में एक शख्स ने जेआरडी से पूछा कि उनको कैसा फील होता है इस तरीके से निकाल दिए जाने के बाद, तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा जो फेवरेट बच्चा है मुझसे छीन लिया गया है। यहां पर यह भी बता दें कि इंदिरा गांधी और जेआरडी टाटा के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। 1978 में जब जेआरडी टाटा की चेयरमैनशिप से इस तरीके से उनको हटाया गया, तब इंदिरा ने उन्हें एक हैंड रिटन नोट लिखा था और उनके अचीवमेंट्स को और एयर इंडिया को महाराजा एयरलाइन बनाने के एफर्ट्स में उनकी सराहना की थी। और इसी के साथ साथ 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर वापस आती हैं एज प्राइम मिनिस्टर, जेआरडी को फिर से दोनों एयरलाइंस के बोर्ड में शामिल किया जाता है और इस पोजीशन पर वो 1986 तक बरकरार रहते हैं, जब तक प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी रतन टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन नहीं बनाते हैं। मैंने ये देखिए कि टाटाज नहीं चाहते थे कि एयरलाइन इधर उधर चले जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट के 3 साल बाद ही रतन टाटा भी रिजाइन कर देते हैं चेयरमैनशिप से। तो अभी तक इतनी शानदार स्टोरी सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि अरे इतनी अच्छी एयरलाइन कंपनी, तो ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी फ्लॉप कंपनी बन गई? तेल नहीं टैक्स पेयर का पैसा पीने लगी एयर इंडिया, ऐसा क्यों हुआ? हालत इतनी खराब हो गई थी कि 2021 तक टोटल अक्यूमुलेटेड लॉसेस लगभग 78,000 करोड़ तक पहुंच गया था। अक्सर लाइफ में हम देखते हैं कि एक कंपनी या एक टीम अगर सही बैठती है तो भाई बहुत ही बढ़िया हो जाता है, कंपनी एकदम अच्छी चलती है। लेकिन अगर गलत बंदे को मैनेजमेंट का हाथ दे दिया, उसकी कमान दे दी, तो कंपनी के वांदे लग जाते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल ले लो रिलायंस का। एक सक्सेसफुल कंपनी डिवाइड होती है 2 भागों में इक्वली। वैसे कहा जाता है कि अनिल अंबानी के पास बेटर हाफ गया, लेकिन एक भाग बन जाता है बिगेस्ट कंपनी और दूसरा जो अनिल अंबानी के पास जो भाग जाता है कुछ ही सालों में कंप्लीटली बैंकरप्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विजन चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होता है, लीडरशिप चाहिए होता है। ऐसा ही कुछ होता है एयर इंडिया के साथ। लेकिन एयर इंडिया के बुरे दिन इमीडिएटली नहीं आते हैं। एक लास्ट छलांग, एक लास्ट बेस्ट फ्लाइट लगाती है। 1991 में लिबरलाइजेशन होता है, दुनिया की नजरों इंडिया पर। एंटर वाई सी देवेश्वर। देवेश्वर ने 1991 में एयर इंडिया को ज्वाइन किया एज चेयरमैन। ज्वाइन करते ही 1992-93 में एयर इंडिया का प्रॉफिट डबल होकर 333 करोड़ हो जाता है। यह आज तक का एयर इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है और उस साल एयर इंडिया 6th बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन इन द वर्ल्ड रही है। सोचिए, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं कह रहा हूं। इनके मैनेजमेंट स्टाइल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर नीड्स इतनी बेहतर थी कि आप सोचिए, उस टाइम की बात कर रहा हूं, 1991-92 की बात हो रही है। एयर इंडिया रोज 1 करोड़ प्रॉफिट कमा रही थी पर डे, और यह तब हो रहा था जब एयरलाइन 2 मेजर प्रॉब्लम से जूझ रही थी। पहला, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद टूरिस्ट फुटफॉल 10% घटी, और दूसरा
2 महीने तक फ्लाइट इंजीनियर एसोसिएशन की स्ट्राइक भी चल रही थी, तब भी इतना मुनाफा कमाया। लेकिन 1994 में वाईसी देवेश्वर के बाद एयर इंडिया के सेक्रेड गेम्स का टाइम आ गया। वेब सीरीज ही शुरू हो गई। सिर्फ एयर इंडिया बची, लेकिन प्रॉफिट्स खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या कारण थे जिससे एयर इंडिया को शक्तिमान से गंगाधर बनना पड़ा, और सरकार को क्या सीख मिलनी चाहिए इतने सारे पॉइंट से कि एयर इंडिया में इतना पैसा गया, टैक्स पेयर का इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना समय बर्बाद हुआ, तो क्या सीख मिलती है कि सरकार को क्या करना चाहिए या नहीं। पहला सबसे गंदा और गलत पॉइंट जो आज भी बहुत पब्लिक सेक्टर कंपनी में चलता है, ग्रीड, और वो भी एकदम टॉप लेवल पर। ये देखिए, पैसों की जो भूख होती है ना, ये कभी कमती तो है नहीं है। 1994 से लेकर 1999 तक टाइम ऐसा था कि एयर इंडिया के बहुत सारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थे वो बस अपना मुनाफा देखने की कोशिश कर रहे थे, और एयरलाइन को भारी लॉसेस हुई। उसके जो रिजर्व्स थे वो भी पैसा खत्म होने लगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ अपना फायदा देख रही थी, अपना मतलब देख रही थी, जैसे अपने अलाउंसेस हमें क्या मिल रहे हैं, अपने इंसेंटिव्स क्या मिल रहे हैं। जो जनरल सेल्स एजेंट्स थे उनके साथ ऐसे ऐसे डीलिंग चल रही थी कि कुछ लोगों को प्रॉफिट मिले। बाद में पायलट्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जिसे एईएम्स कहा जाता है, उन्होंने यह डिमांड की कि उनकी सैलरी यूएस इक्विवेलेंट हो इन रुपीस, जो कि मान भी ली गई थी। ऑब्वियसली बात है कि एयर इंडिया को उससे बहुत ज्यादा घाटा हुआ। दूसरा, एयर इंडिया के लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स बोइंग 777 और बोइंग 747 में एक वैनिटी फर्स्ट क्लास केबिन होता था, जो कि रेयरली भरा जाता था। वो तो नेता टाइप लोगों के लिए रिजर्व होता था। इससे हुआ क्या कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट था वो 130% बन गई, माने हर फ्लाइट में नुकसान। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ कोड था, इसमें खाज का काम किया एयर इंडिया की एक और मास्टर स्ट्रोक पॉलिसी, बोइंग 747 को डोमेस्टिक रूट्स में उड़ाना। जितनी तेजी से बाबू भैया शराब नहीं खत्म कर सकते हैं, उससे तेजी से बोइंग 747 तेल पीता था। उसको आप शॉर्ट हॉल रूट में उसको दौड़ा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि जो लॉसेज हैं वो बढ़ती गई, 300-400 करोड़ रुपए पर ईयर। तीसरा बड़ा कारण, देखिए, जब भी आप किसी जगह जाने की कोशिश करते हो, पॉइंट टू पॉइंट फ्लाई करने की कोशिश करते हो, आप यही तो देखोगे ना कि पहला डायरेक्ट फ्लाइट आपको कहां से मिलेगा, और दूसरा आप देखोगे कि भाई सस्ता फ्लाइट कौन सा होगा, कौन सा इकोनॉमिकल फ्लाइट होगा। एयर इंडिया के मैनेजमेंट ये सिंपल सी बात नहीं समझ पाई। तो आपको अगर सोच लीजिए केरला से मिडिल ईस्ट जाना है, बेंगलुरु से यूएसए जाना है, तो पहले आपको ट्रैवल करना पड़ेगा मुंबई या दिल्ली। क्यों? अरे भाई, क्योंकि एयरलाइन की हब्स वही हैं। आपके पास चॉइस नहीं है। एयरलाइन ने डिसाइड किया कि आपको पहले मुंबई जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर वहां से आप फ्लाई कर सकते हो, और इससे 8 से 16 घंटे तक ट्रैवल टाइम बढ़ गया। लोगों ने कहा कि भैया आपसे तो ना हो पाएगा। चौथी बड़ी वजह, यह गलती अक्सर हर नया सौदागर भी करता है। कुछ बड़ा करने की जो चाह होती है, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना फ्यूचर के प्लानिंग, बस हेडलाइन बनाना है, अपना नाम लिखवाना है, यह थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। 2005 में जब एयरलाइन की कंडीशन ऐसे में ही ठीक नहीं थी, तब एयर इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एयरबस को 10 A330 एयरक्राफ्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया। लेकिन फाइनली फिर यह ऑर्डर बोइंग को गया। कितने? 10 नहीं, 111, शुभ नंबर 111, 111 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए। पैसे कहां से आएंगे ये पता नहीं, लेकिन ऑर्डर कर दिया गया। इतना बड़ा ऑर्डर लेकर अमेरिका तो बहुत खुश, लेकिन एयर इंडिया की जो बची खुची जो पूंजी बाकी थी, इक्विटी कैपिटल बाकी थी, वो इस बड़े ऑर्डर के वजह से बाहर जाती रही और लॉसेस भी और बढ़ते रहे, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की यूटिलाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी थी वो नहीं थी, लेकिन ऑर्डर कर दिया, हेडलाइन पा लिया। पांचवी वजह, हमने प्राचीन काल से देखा है कि हमारे राजा महाराजा अपने बच्चों की शादी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। आज के डेट में बिजनेस फैमिलीज भी ऐसे ही करते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते हैं, और इसी के साथ साथ 2 बिजनेस हाउसेस का भी अनऑफिशियल मर्जर हो जाता है। लेकिन गलत शादी और टॉक्सिक रिलेशनशिप हमेशा नेगेटिविटी फैलाती है। बस यही हुआ 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज करने का प्लान आ गया। भाई कागज में तो मर्जर हो गया, लेकिन ये 2 बड़े एयरलाइंस आपस में क्या सच्ची में मर्ज कर पाए? एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडियन एयरलाइंस, तीनों के सेपरेट किचन्स थे, अपनी मैनेजमेंट इश्यूज थी, अपने प्रॉब्लम्स थी, और ये कभी भी एक साथ होकर एक एयरलाइन बन ही नहीं पाई, कॉस्ट एफिशिएंसीज हो ही नहीं पाई। लेकिन उल्टा हुआ क्या? खर्चे बढ़ने लगे, क्लैशेस बढ़ने लगे, और जो घाटा हो रहा था वो और भी ज्यादा घाटा होने लगा। मैन पावर एक्चुअली रिक्वायरमेंट, आप सोचिए, कैग की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2016-17 में जो इन एयरलाइंस के पास 11,000 लोग थे,
और जरूरत कितनी थी? सिर्फ 7,000 की। तो ओवर एम्प्लॉयमेंट, इतना ज्यादा यूजलेस एम्प्लॉयमेंट था जिसकी वजह से भी लॉसेस बढ़ती जा रही थी। फेलियर की वजह और भी है कि भाई आप एसेट मोनेटाइजेशन नहीं कर पाए फॉर इंस्टेंस। लेकिन नेट नेट बात यही है कि सरकार टाटास के बाद एयरलाइन मैनेज करने में नाकाम रही, और सरकारों का काम भी एयरलाइन चलाना होता नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करते आए। यह बात नेता टाइप लोगों को काफी साल बाद समझ में आया कि हमें एयर इंडिया को टेक ओवर करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सोचिए कि अगर यही करीबन 30 साल एयरलाइन उड़ाने की जगह अगर इंडिया ने अपने फाइटर रिसर्च प्रोग्राम में लगा दिया होता, तो आज हम दुनिया को अपना फाइटर एयरक्राफ्ट दिखा रहे होते, लाल आग दिखा रहे होते, खरीदते नहीं। लेकिन जब तक सरकार ने एयर इंडिया को टाटा बाय बाय बोलने का फैसला किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन की पहली कोशिश 2001 में की गई अंडर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। रतन टाटा 40% शेयर ऑफ एयर इंडिया खरीदने में भी दिलचस्पी उन्होंने दिखाई, लेकिन यह प्लान फ्लॉप हो गया। बीच में छोटी मोटी और भी प्रयास हुए। दूसरी बड़ी कोशिश 76% स्टेक बेचने की कोशिश की मोदी सरकार पार्ट 1 ने, लेकिन यह प्लान भी मटेरियलाइज नहीं किया। लेकिन जैसा कहते हैं, थर्ड टाइम इज द चार्म। फाइनली 2020 में मोदी गवर्नमेंट 2.0 ने फिर से प्रयास किया और इस बार कहा कि हां भाई बात सही है, 100% स्टेक सेल ही करना होगा, पूरा का पूरा ही एयरलाइन निकालना होगा। तब जाके रतन टाटा ने अपने मेंटोर जेआरडी टाटा के बेबी को वापस 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा। साथ ही साथ जो पूरा लॉस है उसको भी बेयर करेंगे। 70 साल बाद एयर इंडिया फुल सर्कल कंप्लीट करते हुए अपने ओरिजिनल पेरेंट कंपनी के पास अब वापस आ चुकी है। जनवरी 2022 में फॉर्मली सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के हवाले कर दिया। हैंडओवर होने के 1 साल के अंदर ही अंदर एयर इंडिया फिर से इंटरनेशनल हिस्ट्री बना रही है। अब देखिए, साइनिंग ऑफ द मदर ऑफ ऑल डील्स, 470 कंफर्म्ड ऑर्डर्स और 370 ऑप्शन टू परचेज अगले 1 दशक में। माने बेसिकली 850 के आसपास एयरप्लेन्स का ऑर्डर, दुनिया में सबसे बड़ा प्लेन्स का ऑर्डर है बाय अ लॉन्ग स्ट्रेच। इतना बड़ा कि फ्रांस के राष्ट्रपति, यूएस के राष्ट्रपति हमें थैंक यू नोट लिख रहे हैं, अरे वाह आपने हमारे यहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। यह फिर से एक बार वही चीज दर्शाता है कि हमारा देश बड़े बड़े लोगों को टक्कर दे सकता है, बड़े बड़े एयरलाइंस को टक्कर दे सकता है, अगर इंडियन बिजनेसमैन को बस अपना काम करने दो। उन्हें नीचे खींचने की कोशिश मत करो, उनके ऊपर टैक्स टेररिज्म मत लगाओ, उनके ऊपर रेड टेप मत लगाओ, और देखो वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। टाटा ने ऑलरेडी एयर इंडिया की फॉल्ट लाइंस को समझना शुरू कर दिया है। उन वजहों से जिसके वजह से एयरलाइन घाटे में थी, उसे सुधारना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नए एयरक्राफ्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ एयर इंडिया मेंटेनेंस कॉस्ट कम करेगा, फ्यूल एक्सपेंसेस अपने कम करेगा और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा। नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और जो वाइड बॉडीज ऑर्डर हुए हैं नए एयरक्राफ्ट, उन्हें लॉन्ग हॉल, अल्ट्रा लॉन्ग हॉल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2024 तक के लिए टारगेट यही रखा गया है कि विस्तारा को भी एयर इंडिया के साथ मर्ज कर दिया जाए और एयर इंडिया देश का सबसे बड़ा फुल सर्विस कैरियर बन जाए विद अ मार्केट शेयर ऑफ एटलीस्ट 20%। कैम्पबेल विल्सन, जो कि अब एयर इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने एक 5 ईयर प्लान बनाया है जिसमें उन्होंने पहले 6 महीने रखे हैं सिर्फ पुराने ग्रीवांसेस और इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कि जो प्रॉब्लम्स थी पहले उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाए, जिसके वजह से एयर इंडिया फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 18 मंथ प्रोग्राम स्टार्ट होगा जिसमें सिस्टम्स, इंप्लॉइज, उनकी ट्रेनिंग, इंटरनल प्रोडक्ट्स और फोकस किया जाएगा कैसे वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाया जाए इस एयरलाइन को। उसके बाद के ईयर्स होंगे क्लाइंब फेज, जिसमें एयरलाइन की जो टारगेट होगी वो वर्ल्ड क्लास लेवल और उसको भी पार करने के लिए होगी। जो महाराजा वाला टैग हुआ करता था और जेआरडी का जो सपना था उसे फिर साकार करना है कि नहीं है। यह सब देखकर लगता है कि भले ही 70 साल बाद ही सही, एयर इंडिया के अब फाइनली अच्छे दिन आने ही वाले हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो भारत सरकार को 70 साल बाद समझ में आया वो यह है कि उसका काम देश चलाना है, एयरलाइन चलाना नहीं है। एयरलाइन हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। सरकारों को फोकस करना चाहिए गवर्नेंस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, वुमेन सिक्योरिटी पर, फ्री प्रेस पर, ओपन इकोनॉमी पर, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। और अगर ऐसा होता है तो हमारे देश में कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।
थैंक्स टू आवर पार्टनर्स कुकू एफएम फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। मुझे मालूम है थोड़ा मिनी डॉक्यूमेंट्री लंबा सा एपिसोड बन गया है, लेकिन बहुत जरूरी है यह बात समझना कि हमारे यहां जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है वो काफी तेज है। इसको रोक के रखती है सैडली हमारी रेड टेप, हमारी सरकार ही। अगर वो रेड टेप खुल जाता है तो देखिए कितने और एयर इंडिया बनते हैं। वैसे कुकू एफएम पर अगर आपको जेआरडी टाटा की जो लाइफ हिस्ट्री है, उनकी लेगेसी के बारे में जानना है तो जरूर डाउनलोड कर सकते हैं उनकी किताब एज एन ऑडियो बुक, वो सुन सकते हैं। फर्स्ट मंथ 50% ऑफ ओनली फॉर ₹49। 10,000 से ज्यादा टाइटल्स मिलते हैं आपको ऑन कुकू एफएम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।